to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीडियो का जो तीसरा पार्ट है अकाउंटिंग के एमसीक्यूज उसके बारे में बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी दोनों वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन बटन है उसको भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 21 में वो कह रहा है कि raw materials that are remaining at the end of reporting period are treated as, यानी कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल जब बच जाता है तो उसको हम क्या करते हैं। रॉ मटेरियल हमारा यानी कि करंट एसेट होता है। रॉ मटेरियल हमारा क्या, उसने कहा कि लायबिलिटी होती है, एक्सपेंस होता है, फिक्स एसेट होता है, करंट एसेट होता है। तो लायबिलिटी तो हमारी जिम्मेदारी होती है, रॉ मटेरियल हमारी जिम्मेदारी, तो ये हमारे पास बचा है। तो ये एसेट की भी आगे कौन सी किस्म है, करंट एसेट, यानी कि हम रॉ मटेरियल को अगले साल शुरू में ही इनको यूज कर लेंगे। तो ये करंट एसेट होता है रॉ मटेरियल हमारे पास, ये हमारे पास, इसको हम करंट एसेट एज ए ट्रीट करते हैं। तो दूसरा सवाल है कि अगर हम जब गुड्स सेल करते, द गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड टू कस्टमर आर ट्रीटेड एज डैश इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम चीजें बेचते हैं वो कौन सी फाइनेंशियल स्टेट, यानी उसको हम क्या ट्रीट करते हैं। तो उसमें क्या, हम पहले इसकी ऑप्शंस पढ़ते हैं। उसमें लिखा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी वो होती है जिससे हम अपना सामान तैयार करते हैं। तो जो हमारे पास चीज होती है जिसको हम बेचते हैं तो उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो उसने ये नहीं पूछा क्या, उसने कहा द गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड टू कस्टमर्स आर ट्रीटेड एज, कस्टमर को हम जो सोल कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, तो एक्सपेंसेस उसको कहते हैं। इनकम हम जो हमारा रेवेन्यू होता है उसको कहते हैं। और डेट जब हम किसी को चीजें कर्जे में नहीं दे रहे, हम उन्हें बेच रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाता है, उसे हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं गुड्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्वेश्चन 13, द गुड्स दैट हैव नॉट बीन सोल्ड टू द कस्टमर, इसमें है नॉट सोल्ड टू बी कस्टमर्स, यानी कि जो हम चीजें नहीं करते उसको हम जो रिपोर्टिंग करते हैं एट द एंड ऑफ पीरियड उसको हम क्या कंसीडर करते हैं। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि हम जो सेल कर देते हैं तो हम उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, ये हमारा खर्चा, यानी कि वो, यानी कि जो गुड्स जो हमने परचेज की थी वो हमारी खर्च हो गई हैं। तो इस सेंस में हम उसको एक्सपेंसेस यानी कि डील करते हैं, जो हम परचेज की हुई ये इन्वेंट्री के हिसाब से, यानी कि उसको हम करते हैं कि हमारा खर्च हो गया। जो हम नहीं सेल करते तो वो हमारी इन्वेंट्री रह जाती है, जो रह जाती है उसको हम एंडिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री के तौर पर वो यूज करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये है कि जो ये आप ब्रॉड सेंस में इसको अपनी ले सकते हैं कि गुड्स हम बेच रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंस, वो एक्सपेंस नहीं, वो गुड्स जो हमने परचेज की थी बिजनेस के लिए, तो उस सेंस में यानी कि वो खर्च हो गई हैं तो उसको एक्सपेंस यानी कि वो ट्रीट किया जाता है। ना इसमें सेल और ना परचेज होती है, यानी कि इसमें जो है इन्वेंट्री वो हमारा करेक्ट आंसर है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हम। आप सेलिंग प्राइस ऑफ सम गुड्स इज 15 के $1500 है, द कॉस्ट ऑफ सेल गुड्स 200 है। वो कह रहे हैं हम 200 की चीजों को हम 1500 में बेच रहे हैं, तो इसकी नेट रियलाइज वैल्यू क्या होगी। इसमें जो समझने की बात है, जो मेन बात है, वो बात ये है कि एन और वी होता क्या है। अब हमने यानी कि जो क्वेश्चन दिया है तो 1300 आ जाएगा, वो तो हमें पता 1300 आ जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये होती क्या है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो होती है वो किसी भी एसेट को जब हम सेल करते हैं एसेट को, तो जो उसमें से उसकी कॉस्ट होती है उसमें उसको हम माइनस कर देते हैं। तो एक्चुअली इसको हम NRV कहते हैं, यानी कि जो कॉस्ट थी 1500, 200 उसमें से लेस कर दिया तो हमारा जो आंसर है वो 1300 आएगा। लेकिन एक्चुअल जिसमें हमें समझना चाहिए, हमने इसमें आज देखा है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती क्या है। ये होती है जो कॉस्ट होती है एसेट की, जो एसेट यानी कि उसकी प्राइस है, यानी कि सेलिंग प्राइस है जो एसेट की, उसमें से जो कॉस्ट है वो हम माइनस कर देते हैं। तो जो हम जिस पे यानी कि हमें उससे फायदा इतना हो रहा है तो उसको कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर वो पूछ लेता है कि NRV
नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है। अब आप मजीद इसको अब वाजिया कर लें कि ये क्या होती है NRV। अब उसने कहा कि द सेलिंग प्राइस ऑफ सम अंडर प्रोसेस्ड गुड्स, अंडर प्रोसेस्ड गुड्स उसकी जो मालियत है वो है 1500। कॉस्ट टू फाइनली प्रोड्यूस द गुड्स इज 300, जो उन्होंने किया वो 300 है। द कॉस्ट सेल गुड्स 200, यानी कि 1500 है, उसमें से 300 की जो उन्होंने यानी कि कॉस्ट 300 की एक कॉस्ट अलग आ गई है, और कॉस्ट ऑफ सेल गुड्स 200 एक और आ गई है। तो अब इसमें से हम जो माइनस करेंगे तो 1000 जो बचेगा ना, ये दो मुख्तलिफ कॉस्ट आ गई हैं। तो ये जो उसमें से यानी कि जो पहले हमने कहा था कि जो उसकी एसेट की सेलिंग कॉस्ट होती है उसमें से हमने उसमें से जो कॉस्ट होती है वो माइनस करते हैं, तो फिर हमारी NRV आती है। तो इसमें हमारा 1000 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट वो होता है जब हमारे पास बैंक में पैसे नहीं होते, हम बैंक से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। यानी कि हमने पैसे अपने जो हमारे यानी कि बैंक में 1 लाख रुपया डिपॉजिट था, हम उससे यानी कि 1 लाख तो हम निकाल ले, उसके अलावा हम 50,000 एक्स्ट्रा हम निकाल लेते हैं, तो उसको कहा जाता है कि ये हमने बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि हमने बैंक से ज्यादा पैसे, यानी कि हमें बैंक लिमिट देता है, उसके बैंक हमसे यानी कि इंटरेस्ट चार्ज करता रहता है, जितने हम यानी कि दिन उसको ओवरड्राफ्ट उसकी फैसिलिटी को यूज करेंगे उस हिसाब से बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अब सवाल ये है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन एज डैश बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में हम उसको क्या डेबिट शो करेंगे, क्रेडिट शो करेंगे, क्रेडिट डेबिट नन ऑफ दीज, क्या शो करेंगे? आप लोगों ने अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट आपको रूल का पता होगा किस तरह होता है। जब हम एंट्री यानी कि कैश जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसकी एंट्री हम क्या करते हैं? जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हैं तो उसकी एंट्री होती है, बैंक को हम डेबिट करते हैं और कैश जो हमारा जा रहा होता है इसको हम क्रेडिट कर देते हैं, ये हमारी एंट्री होती है। तो बैंक जब हम बैंक में जमा कराते हैं तो ये एंट्री होती है, और जब हम बैंक से कैश निकलवाते हैं तो तब हम जो एंट्री करते हैं वो करते हैं यानी कि कैश हम करते हैं डेबिट और बैंक को हम करते हैं क्रेडिट। तो अब जो एंट्री उसने पूछी, उसने कहा कि जो हम बैंक ओवरड्राफ्ट करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में वो क्या शो होगा? असल में अगर हम ओवरड्राफ्ट ना करते, नॉर्मल एंट्री होती तो हमारी ये एंट्री होनी थी बैंक की, यानी क्रेडिट होना था। लेकिन अब जो वो शो होगा वो यानी कि डेबिट बैलेंस शो होगा उसमें ओवरड्राफ्ट का, कि हमारे पास बैलेंस नहीं है, ये उल्ट एंट्री यानी कि हमने पैसे निकलवाए हुए हैं, ये शो होगा। तो ये डेबिट बैलेंस बैंक में शो होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ परचेजेस। इसमें से कौन सी कॉस्ट है जिसको हम परचेजेस में शामिल करते हैं? तो अबनॉर्मल लॉस को हम कभी भी परचेजेस में शामिल नहीं करते। ये अबनॉर्मल लॉस होता है किसी भी यानी कि आग लगने से कोई ज्यादा नुकसान बड़ा हो गया, किधर शॉर्ट सर्किट से काफी सामान जल गया, तो इसको हम परचेजेस में नहीं करेंगे, ये हमारा लॉस होता है। अगर इंश्योरेंस हुई हो तो हमें क्लेम हो जाती है, इसमें परचेजेस में नहीं आएगा। जो फ्रेट इन है ना, इसको हम परचेजेस में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमने कोई भी चीज खरीदी है 1000 रुपए की, उस पर हमारे 50 रुपए फ्रेट इन चार्जेस है, तो हम उसको परचेज 1050 की ही शो करेंगे। तो रेंट ऑफ स्टोर ये हमारा अलग से एक एक्सपेंस हेड होता है, इसको भी हम परचेजेस में नहीं काउंट करते। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज ये भी हमारा यानी कि प्रॉपर एक्सपेंस होता है, ये परचेजेस से इसका रिलेटेड नहीं कर सकते, ये हम सेल और परचेज दोनों में ही एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये परचेजेस में जो होते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंस जो परचेज के रिलेटेड इनकर्ड हो, अगर हम किसको कमीशन देते हैं परचेज पे तो वो परचेज में शामिल किया जा सकता है। तो यानी कि परचेजेस कॉस्ट में हम वही चीज इंक्लूड करते हैं जो बराह रास्त परचेज से उसका ताल्लुक हो, और जो उससे डायरेक्टली सिर्फ अगर हम वो
परचेज ना करें तो हमें वो खर्चा नहीं देना पड़ेगा। अगर हमें वो खर्चा देना पड़ता है सिर्फ परचेज की वजह से, तो हम उसको परचेज में इंक्लूड करेंगे। सिंपल ये है कि हम उस वो इफेक्ट खास तौर पर सेल की वजह से हो रहा था। अगर हम सेल यानी कि हम परचेज चीज नहीं करते तो हमें ना कमीशन देना पड़ेगा, ना हम फ्रेटिंग देंगे। फ्रेटिंग तब भी देंगे जब हम कोई चीज खरीद कर हम अपने वेयर हाउस तक ला रहे हैं, और कमीशन हम उस वक्त देते हैं जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं, तो हम रेट फाइनलाइज करने के लिए भी देते हैं, हमें कोई अच्छी चीज मिलने के लिए उसके लिए भी हम कमीशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड causes of bank statement balance to be dash the cash book balances। ये खास सवाल है बैंक रिकंसिलेशन का। अब उसने कहा कि हमने चेक इशू किया है लेकिन वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। मतलब क्या, हमारी जिनके दो साइड होती हैं, एक होती है बैंक्स यानी कि अब जो हम किताबों में पढ़ते रहे वो पासबुक और कैश बुक पढ़ते रहे, लेकिन जो अब प्रैक्टिकल जाते हैं तो उसमें होती है बैंक स्टेटमेंट होती है जो बैंक की तरफ से हमें आती है, और हम खुद जो लेजर बैंक हम मेंटेन करते हैं उसको हम अपना यानी कि बैंक अकाउंट कहते हैं। एक जो बैंक हमें स्टेटमेंट इशू करता है, जब हमने अपना चेक इशू कर दिया तो हम उसकी एंट्री अपने बैंक अकाउंट में कर लेंगे। हम जब चेक इशू करते हैं तो हमने एंट्री कर दिया कि जिस बंदे को हमने पैसे देने थे हमने उस बंदे को डेबिट कर देना है, और जो हमारा बैंक अकाउंट है हमने वो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना है कि हमने ये इशू कर दिया चेक। लेकिन वो चेक अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि बैंक के पास वो चेक अभी नहीं गया, तो बैंक उस चेक की एंट्री नहीं करेगा। तो हमारे पास जो बैलेंस होगा वो कम होगा, और जो बैलेंस होगा उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी बैंक स्टेटमेंट में जो हमने चेक यानी कि सपोज करें हमने 1 लाख का चेक इशू किया है, हमने 1 लाख अपनी उसमें से कम कर दिया, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट में वो 1 लाख ज्यादा होगा, तो ग्रेटर देन यानी कि जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है वो कैश बुक से ज्यादा होगी 1 लाख। ये अगर आपने कमेंट्स में करके बताएं कि आप कैसी मेरी वीडियो लगी और आप कौन से टॉपिक यानी कि टॉपिक्स आप समझना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसको मुझे बताएं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। क्वेश्चन 29 है, कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 1 लाख, यानी कि एक मालिक ने उसमें लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और लायबिलिटीज 40,000 है। तो अब हमने बताना है कि उसके टोटल एसेट्स कितने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से वो करूंगा, तो आप इसका आंसर दें कि कितना यानी कहता है। इस क्वेश्चन को मैं एंड में सॉल्व करूंगा, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है इसका क्या आंसर है। तो फिर जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपने पहले यानी कि वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देना है, कमेंट्स में लाजमी इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आप क्या समझे। तो इस वीडियो को पॉज कर लें और इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोगों ने देना है, और कमेंट्स में बताना है कि आपने जो आंसर वो दिया वो ठीक है या क्या दिया था, लाजमी आपने कमेंट करके बताना है। इसको मैं यानी कि एंड में सॉल्व करूंगा। अब मैं 30 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने लगा हूं। एनी ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी बुक ऑफ प्राइम एंट्री। 30 क्वेश्चन है, एनी जो हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो किसी भी बिना लिखे, यानी कि हम कैश की ट्रांजेक्शन हम कैश बुक में करते हैं, और पेटी कैश बुक की हम जो छोटे यानी कैश वो करते हैं लेनदेन उसमें करते हैं। डे बुक हमारी जो जनरल होती है उसको हम डे बुक कहते हैं, जिसमें हम रोजमर्रा के जो एंट्रीज करते हैं। जो हम किसी बुक में भी ना करें तो उसको हम जनरल में करते हैं। ये यानी कि कोई भी एंट्री यानी कि जो स्पेशल बुक में हम नहीं करते तो जनरल में वो एंट्री की जाती है। तो अब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ जो मैंने 29 कहा था कि मैं इसको आखिर में करूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको सोल्व किया होगा। तो आप इसमें क्या आंसर आपने निकाला तो आप मुझे कमेंट्स में मैं देख के देखूंगा। अब मैं सोल्व करने लगा हूँ। जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी
प्लस कैपिटल। तो ये लाइबिलिटी है 40,000 और कैपिटल है 1,00,000। तो एसेट हमारा 1,40,000 हमारा कैपिटल है। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट किया होगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लड़कों स्टूडेंट्स को भी वीडियो शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Please like, comment and share and subscribe my channel for more videos.